भारत के भूदृश्य क्या कमाल क्या है। कहीं एकदम बर्फ से ढकी चोटियां हैं तो कहीं दूर तक फैला रेगिस्तान, बिल्कुल। कहीं लहलहाते खेत तो कहीं वो सदियों पुराने पठार। हम्म। वाकई मतलब ये विविधता ही भारत की पहचान है। सही कहा। आज हम श्रोता के भेजे स्रोतों के जरिए भारत के इन्हीं अलग अलग भौतिक स्वरूपों की गहराई से पड़ताल करेंगे। जी। ये स्रोत भारत की भू आकृति, मतलब इसके पहाड़, मैदान, पठार, इन सब पर ही फोकस करते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि ये भू आकृतियां हैं कहाँ, बल्कि ये समझना भी है कि ये बनी कैसे और इनका महत्व क्या है ना? हाँ बिल्कुल। भारत, जैसा हम जानते हैं, उत्तरी गोलार्ध में है, एक विशाल देश है, लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। काफी बड़ा है। हाँ, बहुत। उत्तर से दक्षिण देखें तो करीब 3200 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम लगभग 2900 किलोमीटर। और स्रोत बताते हैं कि इस विशाल भूमि का करीब 43% हिस्सा तो मैदान है। 43%? सबसे ज्यादा। हाँ। फिर पठार हैं लगभग 28% और बाकी फिर पहाड़ी और पर्वतीय इलाके हैं, जैसे पहाड़ करीब 18% और ऊंचे पर्वत लगभग 11%। अच्छा, तो चलिए इस भौगोलिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। उत्तर के विशाल पर्वतों से, हिमालय से। जी। स्रोत इन्हें नवीन वलित पर्वत कहते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स। हाँ। ये पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक एक आर्क, एक चाप की शक्ल में फैले हैं, करीब 2400-2500 किलोमीटर तक। और ये भारत के लगभग 11% क्षेत्रफल पर हैं। और यहीं पर, जैसा स्रोतों में जिक्र है, काराकोरम श्रेणी में है K2, गॉडविन ऑस्टिन। हाँ, गॉडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर ऊंची, भारत की सबसे ऊंची चोटी। जी। और ये नवीन वलित पर्वत का मतलब है कि भूवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये पहाड़ ज्यादा पुराने नहीं हैं। अच्छा। इनका निर्माण करोड़ों साल पहले एक सागर था टेथिस, उसकी तलछट के दबने और ऊपर उठने से हुआ। और मजे की बात, ये आज भी ऊंचे उठ रहे हैं। सच में? हाँ। हिमालय को हम मुख्य तौर पर 3 समानांतर श्रेणियों में बांट सकते हैं और इनके की उत्तर में है ट्रांस हिमालय। अच्छा, तो ये समानांतर श्रेणियां कौन सी हैं? मतलब इनमें कुछ खास अंतर है क्या? हाँ, बिल्कुल है। ट्रांस हिमालय, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां आती हैं, वो मुख्य हिमालय के उत्तर में है। K2 वही है? हाँ, K2 वही है। इसके दक्षिण में फिर सबसे ऊंची और एकदम लगातार चलने वाली श्रेणी है वृहद हिमालय, हिमाद्री। हिमाद्री, बिल्कुल। इसकी औसत ऊंचाई ही सोचिए करीब 6000 मीटर है। बाप रे। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां, जैसे नेपाल में माउंट एवरेस्ट है 8848 मीटर, और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8598 मीटर, वो इसी हिमाद्री में है। इसका जो अंदरूनी भाग है, कोर, वो ग्रेनाइट का बना है और ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। कभी हिमाद्री? हाँ, गंगोत्री जैसे बड़े बड़े ग्लेशियर यही हैं और यही हमारी कई नदियों के स्रोत भी हैं। अच्छा, और हिमाद्री के दक्षिण वाली श्रेणी, वो शायद थोड़ी कम ऊंची होगी। सही कहा आपने। हिमाद्री के दक्षिण में है लघु या मध्य हिमालय। इसे हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। हिमाचल, ओके। इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच है। जो मशहूर पीर पंजाल और धौलाधार रेंज है ना, हाँ, सुना है। वो यही है। और कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा जैसी खूबसूरत घाटियां, वाह, और हमारे प्यारे हिल स्टेशन शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये सब इसी श्रेणी की देन है। यहाँ पहाड़ उतने दुर्गम नहीं हैं जितने हिमाद्री में। समझ गया। और फिर सबसे बाहरी, मतलब सबसे दक्षिण वाली, वो है शिवालिक या बाह्य हिमालय। ये सबसे नई बनी हुई है और सबसे कम ऊंची श्रेणी। अच्छा। औसत ऊंचाई बस 600 से 1500 मीटर, चौड़ाई भी कम है, 10 से 50 किलोमीटर। इसका निर्माण हुआ है हिमालय से जो नदियां निकली, वो अपने साथ जो मिट्टी पत्थर लाईं, उनके जमा होने से। अच्छा, नदी के निक्षेपों से। जी। और लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जो समतल घाटियां मिलती है ना, उन्हें पश्चिम में दून कहते हैं। जैसे देहरादून? बिल्कुल। और पूरब में द्वार कहते हैं। जैसे हरिद्वार? एकदम सही। स्रोतों में उत्तर पूर्व की पहाड़ियों का भी जिक्र है। पूर्वांचल, जिसमें पटकाई बुम, नागा, मिजो पहाड़ियां हैं, और मेघालय की गारो खासी जैंतिया पहाड़ियां भी। क्या ये सब हिमालय का ही हिस्सा हैं? और हाँ, कुछ दर्रों का भी नाम है, जैसे जोजिला, नाथुला।
देखिए, पूर्वांचल तो हिमालय का ही पूर्वी विस्तार है जो दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। लेकिन मेघालय का पठार, जिसमें गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं, वो भूवैज्ञानिक रूप से थोड़ा अलग है। अच्छा, कैसे? वो दरअसल प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा है। ऐसा मानते हैं कि वो मुख्य पठार से अलग हो गया है, वो हिमालय का अंग नहीं है। ओह, ये तो दिलचस्प है ना? और जहां तक दर्रों की बात है, पासेस, ये पहाड़ों के बीच आने जाने के रास्ते होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं हमेशा से, व्यापार के लिए, लोगों के आने जाने के लिए। तो कुल मिलाकर ये जो विशाल पर्वत श्रृंखला है, ये सिर्फ ऊंची चोटियां ही नहीं है, भारत के लिए कई मायनों में अहम है। ये निश्चित रूप से बहुत ज्यादा अहमियत है। देखिए, हिमालय उत्तर से जो ठंडी हवाएं आती हैं ना, उनको रोकता है। हाँ। भारत के मौसम पर इसका बड़ा असर है। फिर मानसून हवाओं को रोककर बारिश कराता है। हमारी जो सदाबहार नदियां हैं, उनका स्रोत है। हाँ, गंगा, यमुना। हाँ, बिल्कुल। फिर जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी का खजाना है, और देश की सुरक्षा के लिहाज से भी तो ये एक दीवार की तरह है। सही बात है। और इन्हीं पहाड़ों से निकलने वाली नदियां अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी लाती हैं, उसी से तो बने हैं हमारे विशाल मैदान। चलिए, तो अब इन्हीं मैदानों की बात करते हैं। हिमालय के दक्षिण में फैला उत्तरी भारत का विशाल मैदान। जी। स्रोत बताते हैं कि ये लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, मतलब भारत का करीब 43% हिस्सा। बहुत बड़ा इलाका है। और ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले और उपजाऊ इलाकों में से एक है। इसे भारत का अन्न भंडार कहना गलत नहीं होगा, है ना? बिल्कुल सही। इसका निर्माण ये हुआ है मुख्य रूप से 3 बड़ी नदी प्रणालियों से, मतलब सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और जो उनकी सहायक नदियां हैं, वो जो जलोढ़ मिट्टी लाती हैं ना, एल्यूवियल डिपॉजिट्स, उससे लाखों सालों में जमा हुई होगी। हाँ, लाखों सालों में पहाड़ों से कट-कट कर आई मिट्टी की परतें यहाँ जमा होती गईं। हाँ। अगर हम बनावट के आधार पर देखें तो पहाड़ों के ठीक नीचे तलहटी में एक संकरा सा क्षेत्र है जहाँ कंकड़ पत्थर बहुत हैं। अच्छा। उसे भाबर कहते हैं। यहाँ क्या होता है, छोटी नदियाँ पत्थरों के नीचे बहने लगती हैं, ऊपर दिखती नहीं। ओह, गायब हो जाती हैं मतलब? हाँ, एक तरह से। फिर भाबर के दक्षिण में एक दलदली और नम इलाका आता है जिसे तराई कहते हैं। यहाँ वो भाबर में गायब हुई नदियाँ फिर से जमीन पर दिखने लगती हैं। पहले यहाँ बहुत घने जंगल और वाइल्ड लाइफ होती थी। अब तो खैर खेती के लिए काफी जमीन साफ कर दी गई है। और जो मुख्य उपजाऊ मैदान है, बांगर और खादर, स्रोतों में इनका जिक्र है। इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये दोनों जलोढ़ मैदानों के ही प्रकार हैं, लेकिन मिट्टी की उम्र का फर्क है। बांगर जो है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला इलाका है। पुराना वाला? हाँ, ये नदी के बाढ़ वाले लेवल से थोड़ा ऊंचा होता है और खादर जितना उपजाऊ नहीं होता। इसमें कहीं कहीं चूनेदार कंकड़ भी मिलते हैं, जिन्हें कंकड़ कहते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ खादर है। ये नदी के पास वाला निचला इलाका है जहां हर साल बाढ़ आती है। तो नई मिट्टी आती होगी? बिल्कुल, हर साल बाढ़ के साथ नई, ताजी और बहुत उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। पंजाब में इसे बेट भी कहते हैं। ये खादर क्षेत्र ही खेती के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। अच्छा, स्रोतों में इन मैदानों के क्षेत्रीय विभाजन का भी जिक्र है, जैसे पश्चिम में पंजाब का मैदान जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों से बना है। फिर गंगा का विशाल मैदान जो सबसे बड़ा हिस्सा है, और पूर्व में असम में ब्रह्मपुत्र का मैदान। हाँ, ये नदियों के आधार पर विभाजन है। असम में माजुली द्वीप का भी उल्लेख है। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये। हाँ, माजुली ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। ये अपने आप में एक अनोखी सांस्कृतिक और भौगोलिक इकाई है। गंगा का मैदान तो सबसे ज्यादा फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान थोड़ा संकरा है, लेकिन बहुत उपजाऊ है। इन मैदानों की ढलान बहुत कम है, इसलिए नदियां बहुत धीरे धीरे बहती हैं और अक्सर अपना रास्ता बदलती रहती हैं, मियांडर करती हैं। सांप की तरह? हाँ, बिल्कुल। इनका महत्व तो खैर जाहिरी है। ये हमारी खेती की रीढ़ है, करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं और हमारी कई प्राचीन सभ्यताएं यहीं फली फूली। हाँ, सही बात है। एक दिलचस्प बात बताऊं, अंबाला शहर के पास का जो इलाका है ना, वो सिंधु और गंगा नदी सिस्टम के बीच पानी का बंटवारा करता है। एक तरह से वाटर डिवाइड है। अच्छा, ये नहीं पता था। जी। मैदानों से आगे बढ़कर अब भारत के उस हिस्से की ओर चलते हैं जो सबसे पुराना माना जाता है, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुला प्लेटो। हाँ, प्राचीनतम भूभाग। स्रोत बताते हैं कि ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक खंड है, करीब 16 लाख वर्ग किलोमीटर, देश का लगभग 28% हिस्सा।
ये मेज जैसी आकृति वाला भूभाग है जो पुरानी सख्त क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। इसे प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा बताया गया है। जी। ये त्रिभुजाकार है और खनिजों का भंडार कहलाता है। ये गोंडवाना लैंड ये क्या था, थोड़ा बताएंगी? हाँ, गोंडवाना लैंड दरअसल करोड़ों साल पहले पृथ्वी का एक बहुत बड़ा दक्षिणी महाद्वीप था, सुपर कॉन्टिनेंट। अच्छा। बाद में ये टूटा और इसी से आज के दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारत का ये प्रायद्वीपीय हिस्सा बने। इसीलिए ये भारत का सबसे पुराना और सबसे स्थिर भूभाग है। समझ गई। नर्मदा नदी इस पठार को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटती है। कौन कौन से 2 हिस्से? नर्मदा के उत्तर में है मध्य उच्च भूमि यानी सेंट्रल हाईलैंड्स। इसमें पश्चिम में मालवा का पठार है। फिर पूर्व की ओर चलें तो बुंदेलखंड, बघेलखंड और सबसे पूर्व में छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर तो खनिजों के लिए बहुत फेमस है। हाँ बिल्कुल, खनिज संपदा के लिए बहुत मशहूर है। इस उच्च भूमि के उत्तर पश्चिम में दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है अरावली। अरावली, हाँ। और दक्षिण में है विंध्य श्रेणी। चंबल, बेतवा जैसी नदियां यहीं से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं, यमुना में मिल जाती हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और नर्मदा के दक्षिण वाला हिस्सा? वो है त्रिभुजाकार दक्कन का पठार या डेक्कन प्लेटो। इसके उत्तर में सतपुड़ा रेंज है, पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट। अच्छा। इसका जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है उसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। ये ज्वालामुखी लावा के जमने से बना है। लावा से? हाँ। और यहाँ की काली मिट्टी, रेगर मिट्टी जिसे कहते हैं, वो कपास की खेती के लिए बहुत मशहूर है। इसने इस इलाके की इकोनॉमी को बहुत शेप दिया है। पश्चिमी और पूर्वी घाट ये पठार के किनारों जैसे हैं। स्रोत बताते हैं कि पश्चिमी घाट, जिन्हें सह्याद्री भी कहते हैं, वो लगातार हैं और ऊंचे हैं, खासकर दक्षिण की तरफ। हाँ। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी 2695 मीटर यही है। जी हाँ। पश्चिमी घाट अरब सागर तट के समानांतर चलते हैं और काफी निरंतर हैं, कंटिन्यूअस। इनकी औसत ऊंचाई पूर्वी घाट से ज्यादा है। अच्छा। दूसरी ओर पूर्वी घाट है, बंगाल की खाड़ी के समानांतर, लेकिन ये उतने ऊंचे नहीं है। और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी नदियों ने इन्हें कई जगह काट दिया है। तो ये टूटे फूटे हैं? हाँ, असतत है, डिसकंटिन्यूअस है। इनकी सबसे ऊंची चोटियों में स्रोत जिंदगाड़ा या फिर महेंद्रगिरी 1501 मीटर का जिक्र करते हैं। और ये दोनों घाट मिलते कहाँ हैं? ये दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। नीलगिरी, मशहूर हिल स्टेशन ऊटी वही है ना? बिल्कुल, ऊटी या उद्गमंडलम नीलगिरी में ही है। एक और बात ध्यान देने वाली है, पठार की ज्यादातर बड़ी नदियां, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। हाँ, ये पठार के ढलान को दिखाता है। सही, लेकिन नर्मदा और तापी, ये 2 बड़ी नदियां अनोखी हैं। ये पूर्व से पश्चिम बहकर अरब सागर में गिरती हैं। अरे हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये भ्रंश घाटियों मतलब रिफ्ट वैलीज में बहती हैं, जमीन के धंसने से बनी घाटियां। ओह, तो पठार का महत्व सिर्फ इसके पुराना होने में नहीं, बल्कि खनिज और वो काली मिट्टी में भी है। बिल्कुल, खनिज संसाधन, कपास के लिए काली मिट्टी और नदियों के कारण जल विद्युत की संभावना, ये सब इस पठारी क्षेत्र को आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बनाते हैं। चलिए, अब एक बिल्कुल अलग नजारे की ओर चलते हैं। भारतीय मरुस्थल, द इंडियन डेजर्ट। थार मरुस्थल। हाँ, थार। स्रोत बताते हैं कि ये अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में है। जाहिर है सूखा, गर्म और रेतीला इलाका होगा। हाँ, यहाँ बारिश बहुत ही कम होती है, साल में 150 मिलीमीटर से भी कम। यहाँ की खासियत है रेत के टीले, सैंड ड्यून्स, जिनमें बरखान यानी वो अर्धचंद्राकार टीले होते ना, हाँ, देखें तस्वीरों में, वो काफी देखने को मिलते हैं। इस सूखे इलाके की सबसे बड़ी नदी है लूनी, लेकिन वो बेचारी समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती। सच? कहाँ जाती है फिर? वो कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है, खो जाती है। सांभर जैसी खारे पानी की झीलें भी यहीं मिलती हैं। मरुस्थल से अब समुद्र तट की ओर। स्रोत बताते हैं कि पठार और समुद्र के बीच दोनों तरफ मैदानों की संकरी पट्टियां हैं, तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स। हाँ, ये पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच और पूर्वी घाट और बंगाल के खाड़ी के बीच स्थित है। इनमें भी काफी अंतर है। क्या अंतर है? पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो ज्यादातर संकरा है, बस गुजरात में थोड़ा चौड़ा है। अच्छा। इसके उत्तरी भाग को कोंकण कहते हैं, महाराष्ट्र गोवा वाला तट। बीच वाले को कन्नड़ तट, कर्नाटक,
और दक्षिणी भाग को मालाबार तट केरल। मालाबार तट। हाँ, मालाबार तट पर कई कयाल मिलते हैं, मतलब लेगून या बैक वाटर्स, जैसे वेम्बनाड झील। हाँ, सुना है कयाल के बारे में। यहाँ नदियाँ छोटी होती हैं और तेजी से समुद्र में मिलती हैं, तो वो डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। ठीक है। और पूर्वी तट, वो कैसा है? पूर्वी तटीय मैदान ज्यादा चौड़ा है और ज्यादा समतल भी। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, तमिलनाडु वाला। कोरोमंडल तट। हाँ, और ओडिशा तट को उत्कल तट भी कहा जाता है। यहाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी नदियाँ अपने मुहाने पर बड़े बड़े उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा तो मतलब खेती अच्छी होती होगी। बिल्कुल। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील चिल्का यहीं ओडिशा में है, और पुलिकट, कोलेरू झीलें भी इसी पूर्वी तट पर है। तो इन तटीय मैदानों का महत्व क्या हुआ? डेल्टा वाले इलाके खेती के लिए अच्छे होंगे शायद। निश्चित रूप से। पूर्वी तट के डेल्टा चावल की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इन्हें दक्षिण भारत का चावल का कटोरा भी कहते हैं। अच्छा। इसके अलावा दोनों तटों पर कई महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, पोर्ट्स, जो प्राचीन काल से व्यापार के केंद्र रहे हैं और आज भी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। समझ गया। और आखिर में भारत का छठा भौतिक विभाजन, द्वीप समूह, आइलैंड्स, स्रोत दो मुख्य समूहों का जिक्र करते हैं। सही। पहला है बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार। हाँ, ये संख्या में ज्यादा हैं और बड़े भी हैं। ऐसा माना जाता है कि ये समुद्र में डूबी हुई एक पर्वत श्रृंखला के ही ऊपर उठे हुए हिस्से हैं। ओह, सबमर्ज्ड माउंटेन्स। हाँ, शायद। इनको 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो, बैरन आइलैंड, यहीं अंडमान में है। बैरन आइलैंड। जी, और देश का सबसे दक्षिणी बिंदु, सडन मोस्ट पॉइंट, इंड्रा पॉइंट, वो ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। पोर्ट ब्लेयर इनकी राजधानी है और स्ट्रेटेजिकली, मतलब सामरिक नजरिए से ये द्वीप बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, लोकेशन इनकी काफी अहम है। और दूसरा समूह? वो है अरब सागर में, केरल तट के पास, लक्षद्वीप द्वीप समूह। लक्षद्वीप। ये छोटी छोटे द्वीप हैं और इनका निर्माण मूंगे यानी कोरल से हुआ है। कोरल आइलैंड्स हैं ये। अच्छा, कोरल से बने हैं। हाँ, कवरत्ती इनकी राजधानी है। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और कोरल रीफ के लिए जाने जाते हैं। तो हमने भारत के इन 6 अलग अलग भौतिक स्वरूपों को देखा। ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से लेकर समतल उपजाऊ मैदानों तक, प्राचीन पठारों से लेकर रेतीले मरुस्थल, तटीय इलाकों और दूर स्थित द्वीपों तक। मतलब ये विविधता ही अपने आप में कमाल की है। बिल्कुल। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सभी अलग अलग इकाइयां सिर्फ अलग थलग नहीं है, ये एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे की पूरक है, कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को। अच्छा, कैसे? जैसा कि इस एक स्रोत में भी इशारा किया गया है, ये एक जटिल और इंटरडिपेंडेंट सिस्टम बनाती हैं। देखिए, पहाड़ पानी देते हैं, जंगल देते हैं, हाँ। जो मैदानों को सींचते हैं, मैदान देश को अनाज देते हैं, अन्न भंडार। हाँ, पठार खनिजों का आधार है जिनसे इंडस्ट्री चलती है। तट और द्वीप व्यापार, मछली पकड़ना और समुद्री संसाधन देते हैं। यानी ये भौतिक विविधता सिर्फ नक्शे पर दिखने वाली चीज नहीं है, ये तो भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और जीवन शैली की नींव है। बिल्कुल। एक स्रोत में ये भी कहा गया है कि कैसे भौतिक विविधता ही भारत की सांस्कृतिक विविधता को भी बढ़ावा देती है। निश्चित रूप से। आप देखिए, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों ने ही तो अलग अलग जीवन शैलियों को, व्यवसायों को, खान पान और रीति रिवाजों को जन्म दिया है। सही बात है। यही भौगोलिक और सांस्कृतिक मिलाप भारत को इतना अनूठा बनाता है। ये विविधताएं जहां अवसर पैदा करती हैं, वहीं कुछ चुनौतियां भी खड़ी करती हैं, जाहिर है। ये वाकई भारत के भूगोल की एक गहरी और जानकारी भरी पड़ताल रही। बहुत कुछ जानने को मिला। हाँ, और इस चर्चा को समेटते हुए श्रोता के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। ये सबसे बड़ा अवसर पेश करती है, और आपको ऐसा क्यों लगता है? बढ़िया सवाल है, सोचने वाला। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।